कर लेते हैं फर्स्ट और लास्ट वाला। मैं सवाल पढ़ लूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ, ये जरा स्लो ओपन हो रहा है भाई। अच्छा, पहला क्वेश्चन था कि इन एक्टिविटी सिलेक्शन, अच्छा ये तो मैंने उसको खोल लिया यार, एडवांस एल्गोरिथम वालों को खोल लिया, सॉरी दोबारा जाना पड़ेगा मुझे। टीचिंग सब्जेक्ट डिजाइन क्विज 3 के नाम से होना चाहिए इसको। हाँ, पहला सवाल था कि देयर वर n बॉयज इन द क्लास, ये पहला क्वेश्चन है ना। ईच नो अ सीक्रेट, ये तो पहला सवाल हो गया ना। दूसरा सवाल, मॉडिफाई द पार्टीशन एल्गोरिथम ऑफ क्विक सॉर्ट सच द पिवट शुड बी टेकिंग एज अ फर्स्ट एलिमेंट। तो वो तो कुछ करना ही नहीं है, आपने सिर्फ पार्टीशन एल्गोरिथम, यानी अगर मैं स्लाइड शो करूं, स्लाइड आ रही है आपके पास? स्लाइड आ रही है। तो अगर आप पार्टीशन एल्गोरिथम की तरफ जाएं तो यहाँ पर इस वक्त ये लास्ट एलिमेंट को पिवट कह के चला रहे हैं, तो आपने इसको पहला एलिमेंट पिवट कह के चलाना है, सिर्फ ये करना है आपने। पहला एलिमेंट पिवट होगा तो ये एलिमेंट, इसकी लोकेशन पी होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो पी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर फर्दर आप इसके अंदर चेंजेस करेंगे कि क्या चेंज, क्योंकि जो तरीकेकार सर्च करने का है कि ये कंपेयर होगा 2 एलिमेंट और फिर चेंज होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो है वो सॉल्व हो रहा हो, और जाहिर वो चेंजेस आपने करनी है, तो मैं बताने नहीं जा रहा, सिर्फ एक बात बता दी कि ये सारा सॉल्व। पहला सवाल इसके अंदर जो है वो डिजाइनिंग का है थोड़ा सा, उसमें ये पूछा गया है, चला गया ये, एक मिनट। पहला क्वेश्चन में है, देयर वर n बॉयज इन द क्लास, ईच नोज अ सीक्रेट एंड वांट टू शेयर इट विद ईच अदर। The problem is that it is a weekend and they can only do it by means of the series of bilateral conversation, regular cell phone conversation. ठीक है। तो कहता है whenever 2 boys have a conversation, they share all the secrets they know at the time. यानी अगर 2 लड़कों ने बात कर ली तो सिर्फ 2 लड़के जानते हैं। Let n represent the total number of the phone calls that need to be done so that each of the n boys knows all the n secret. Compute the minimum number of the cell call an for n is equal to 4. ठीक, n is equal to 4. n क्या है? n is a n boys knows all the secret. n जो है नंबर ऑफ बॉयज है, तो अगर 4 लड़के हैं तो कम से कम कितने कॉल में सबको पता चल जाएगा, ये बताना है आपने। दूसरे में डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच फॉर ट्रांसमिटिंग ऑल द, आपने एक डिवाइड एंड कॉन्कर के अप्रोच को इस्तेमाल करना है और आपने ट्रांसमिट करना है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि 4 लड़के थे और इसमें मैं तो अब दूसरे सवाल में 4 के लिए नहीं हो रहा, दूसरा सवाल तो n के लिए होगा ना बेसिकली। जब 2 स्टूडेंट को पता चल गया तो अब हो ये सकता है कि ये बाकी जो एलिमेंट बचे इनको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक कहे कि मैं इन सबको बता दूंगा, एक कहे कि मैं इन सबको बता दूंगा। यानी अगर मिसाल के तौर पर ये डेटा है और आपके पास पहले स्टूडेंट को इस वक्त इसको नोन था, तो एक सब प्रॉब्लम थी इस वक्त। एक सब प्रॉब्लम क्या थी कि इस सबको भी पता चलना चाहिए ये सीक्रेट, ये एक वक्त में सबको नहीं बता सकता, इसने अगले एक को बता दिया, अब इसको भी मालूम है। अब ये सब प्रॉब्लम है। अब तुम मुझे बताओ कि इस सब प्रॉब्लम को हम अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक पार्ट ये वाला हो एक पार्ट ये वाला हो, और इसकी जिम्मेदारी लगा दें कि तुम इसको इस करो और तुम जो है वो इसको करो, समझ आ रही बात ये? तो अब टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। हम टाइम सेव करना चाहते हैं ना, मिनिमम कॉल में हो जाए और टाइम भी सेव हो। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो है वो इसमें इसको बताएगा और ये इसको बताएगा। जब यहाँ पर एक को पता चल जाए तो इसका मतलब है सीक्रेट इन दोनों को मालूम हो गया, तो फिर इसको 2 हिस्सों में, तो डिवाइडेड कॉन्कर इस तरह बनेगा यहाँ पे। तो इस बेसिस पे आपने डिजाइन करना है इसको, किस तरह मैं काम करूंगा, ठीक है। ड्राइव द रिकरेंस टू एनालाइज योर मैसेज ट्रांसमिट एल्गोरिथम, और फिर उसके बाद जो आपने मेथड अडॉप्ट किया होगा उसके लिए आप जो भी एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं आप। रिकरेंस का एल्गोरिथम की जाहिर है
2 को पता चला, फिर अगले को पता चला, फिर अगले को पता चला, स्प्लिट होता चला गया, तो उस पर आप एक एल्गोरिथम जो है डिजाइन करने की कोशिश करें। और अगर ये नहीं होगा आपसे तो फिर मैं आगे भी करा दूंगा आपको कि किस तरह से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी है, लेकिन आप ट्राई जरूर करें। हाँ, एल्गो खुद लिखना है बिल्कुल। जो चीज आप पार्ट 2 में ढूंढेंगे, इसके मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया लेकिन आपके पास ओपन होगा, पार्ट 2 में ढूंढेंगे डिवाइड एंड कंपेयर का मेथड, उसके लिए आपने एल्गोरिथम भी खुद लिखना है। अब सही गलत पे ना सोचिए मैं सही लिखूं, आपने जो भी पार्ट नंबर 2 में अप्लाई किया होगा डिवाइड एंड कंपेयर का मेथड, उसके बेसिस पे आप इसको जो है वो एल्गोरिथम जो है वो लिख डालें, बाद में देखेंगे कि सही बना है या गलत बना है। ठीक है, बात समझ आ रही? तो इस तरह से ये बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा डिवाइड एंड कंपेयर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो आपने अगली क्लास में तक ये पढ़ लेना है कि जो हमने रैंडमाइज, मैं भी इसको छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, कि जो रैंडमाइज मेथड हमने डिस्कस किया है इस वक्त, एक तो उसकी रिवीजन करनी है, अगली क्लास में इसका क्विज देना है। ठीक है, मैं एक असाइनमेंट भी आज के दिन दे दूंगा इंशाल्लाह, गूगल क्लासरूम पे सेटिंग कर दूंगा, कुछ चीजें आगे पीछे होती हैं, कुछ क्विज नंबर वगैरह आगे पीछे हो गए उसको सेट कर दूंगा। तो एक असाइनमेंट दूंगा और अगली क्लास में आप क्विज के लिए रेडी रहिएगा। मैं बस पूछना ये चाह रहा था कि ये जो एल्गोरिथम हमने लिखा है, आप सिर्फ ये पढ़ने की कोशिश करें इस वक्त इस एल्गोरिथम में कि इसका जो रैंडमाइज है, इसका जो बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है और एवरेज केस है, वो किस तरह रन होगा, क्या सेम ही होगा या कुछ बेहतरी आएगी इसके अंदर। ये मैं अभी आपसे नहीं कह रहा, अभी मैं सिर्फ सवाल दिया आपको, यू हैव टू स्टडी बेसिकली द बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस इन द रैंडमाइज मेथड। तो इस रैंडमाइज मेथड में ये 3 चीजें क्या होंगी, इस बेसिस पे आप जो है बेसिकली अगली क्लास में पढ़िएगा, ताकि मैं अगली क्लास में क्विक सॉर्ट से प्योरली जो है वो क्विज लेने की कोशिश करूं। ठीक, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये आधा घंटा है हमारे पास, तो हम जरा सा हीप सॉर्ट को डिस्कस करते हैं। कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। ठीक हो गया ना? सर इसमें हमेशा सिंस ये रैंडमाइज अप्रोच यूज कर रहा है, जो कि इसके मुताबिक, इस एल्गोरिथम के मुताबिक सबसे बेस्ट अप्रोच है, तो ये एवरेज केस ही चल रहा होगा इसमें हमेशा, हाँ, तो या यही तो आपने ढूंढना अलग है। होगा? मैंने सिर्फ आप पे छोड़ा है, देखो थोड़ा सा विजुलाइज करना डायग्राम बना के, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारा एक क्विक सॉर्ट का मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, आप किस तरह सोचेंगे, थोड़ा सा खुद से वर्किंग करोगे ना, क्लियर ज्यादा होता है। मिसाल, आपके पास ये डेटा है और ये डेटा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा एक वर्स्ट केस कंडीशन कहते हैं उसको। याद है, थोड़ी देर पहले मैं भी आपको कहा था कि ऑलरेडी अगर अगर तो कॉर्नर से हो रहा हो, ऑलरेडी ON स्क्वायर सॉर्टेड, चलाया था उसमें। हाँ ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा अगर कोऑर्डिनेट से पिवट कर रहा हो तो ये बेसिकली वर्स्ट केस है। क्या ये रेंडोमाइज में भी करेगा तो वर्स्ट केस होगा? वर्स्ट केस का मतलब है कि ये एन स्क्वायर ही कैटेगरी में जाएगा या ये एन लॉग एन में चला जाएगा, ये आपने देखना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, ये मैं कर नहीं रही, मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, लोग फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप पढ़ भी लें इसको, ताकि क्या हो रहा हो। रेंडमाइज में इसका क्या केस बनेगा, क्या इस वक्त रेंडमाइज के ऊपर मैं अगर रन करता हूँ उसको, तो क्या ये इस वक्त एवरेज केस में आएगा या फिर वर्स्ट केस में चला जाएगा? यू हैव टू स्टडी दिस वन। मैं सिर्फ आपके पास ये सवाल दे रहा हूँ ताकि आप एक और इंटरेस्टिंग केस भी है, वो ये है कि अगर मैं कोई ऐसा डेटा दूं जो कि सॉर्टेड तो हो लेकिन सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर सेम हो, ये भी बुक में दिया हुआ है, ये सब बातें बुक से मैं कर रहा हूँ आप, और सारा लेक्चर बुक से बना हुआ, सारे एलिमेंट सेम हो। हाँ बिल्कुल कर लेंगे, क्यूए सेशन भी बना लेते हैं किसी वक्त रेगुलर क्लास के अलावा, ताकि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ ले। मैं बताता हूँ किस वक्त करना है। अच्छा जी, मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि ये जो आपके पास डेटा है, ये सॉर्टेड तो है लेकिन इस वक्त इसके अंदर सारे एलिमेंट सेम हैं। अगर मैं इसको रेंडमाइज के अलावा जो पहले एल्गोरिथम पढ़ा था वो वाला एल्गोरिथम मैं इस पे रन करूं, ठीक है, अगर वो एल्गोरिथम जो कि मैंने पहले डिस्कस किया था रेंडमाइज नहीं था, तो ये बेसिकली ये डेटा हालांकि सॉर्टेड है सब कुछ, इसमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन क्विक सॉर्ट जब रन करेगा ना तो वर्स्ट केस पे चला जाएगा, क्योंकि पहले वो इसको ब्रेक करेगा, यहीं पे रहेगा, फिर ये एलिमेंट बचा रहेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, तो ये एन स्क्वायर कैटेगरी में चला जाएगा। यानी इतना जबरदस्त डेटा होने के बावजूद भी ये वर्स्ट केस कंडीशन में चला जाएगा। क्या रेंडमाइज इसको हैंडल करेगा या नहीं कर रहा होगा, ये आपने देखना है।
तो रेंडमाइज फिर क्या कर रहा होगा ये आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है। ये 10 स्टूडेंट है, मैं सबसे पूछूंगा, क्योंकि हो सकता है वाई वाई सूरत में आपसे ले लूँ कोई, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि रेंडमाइज इन सब केस, और एक तो डेटा होता है ऐसा ही है जो कि रैंडम हो, जिसमें रैंडम डेटा जो है वो रखा हो। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन इन्होंने ये रेज किया कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लिया जाए, क्या इस वक्त आवाज की वजह से सही समझ नहीं आ रहा होता, या बाद में जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो कुछ समझ में आ जाता है, तो कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं, तो वो क्वेश्चन कब पूछा जाए, तो उसके लिए टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई, जैसे आज का दिन है तो 1 घंटा पहले ज्वाइन कर ले, यानी 1 आवर पहले, यानी 3 o'clock के बजाय 2 o'clock को ज्वाइन कर लें, तो हम 1 घंटा जो है वो पिछले लेक्चर की क्वेश्चन आंसर सेशन ले लें और फिर 3 o'clock को ज्वाइन करें। इज इट ओके? जी भाई, इसको सोच लो फिर बता दो मुझे, ताकि ये मसला भी हल हो। कौन सा हमें रोजाना लेना पड़ेगा? एक आध वीक लेंगे फिर उसको सेटल हो सर जाएगा। इसमें इसमें सजेस्ट मैं ये करूंगा कि गूगल क्लासरूम में एक थ्रेड बना लें जहाँ पे क्वेश्चन आंसर डम करते हैं अपने, तो जो भी जब भी वीडियो देखे क्वेश्चन अपना डम कर दे, जब भी आपके पास टाइम हो तो आप रिप्लाई कर दें उसमें। हाँ, यानी आप ये कह अगर रहे हैं अगर कि सब एग्री करते हैं, मेरी एक सजेशन है। यानी क्वेश्चन वहाँ पे टाइप करके लिख दें, और फिर मैं उसको उसके आंसर दे के उसको बुला लूँ नेट पे, या फिर आंसर वही दे दूँ उसका? वहीं दे दें या मतलब वहीं दे दें ज़्यादा बेहतर है, मतलब टैक्स वहीं, या कोई रेफरेंस दे दें आप, मतलब जैसे भी आप बेहतर समझ सकते ठीक है, हैं। बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि डिस्कस करने वाली है, वो ड्यूरिंग क्लास डिस्कस कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उसकी क्यूरी का क्विक आंसर उसको मिल जाएगा जो भी वो करना चाह रहा है। चलो ये सही है। अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि अगर कोई ग्रुप है वो जो ज्वाइन करना चाहता है जूम को अलग से, जैसे मिसाल वीक डेज में कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, उनका आना मुश्किल है, 3 बजे तो बहुत मुश्किल है। अब तो खैर ईद आने वाली है, तो उसमें ये कह रहे हैं ईद के बाद। अब भाई तुम जुनेद ईद में क्या करोगे? कोई खास काम तो है नहीं ईद में इस दफा, तो खैर, तो उसमें कोई ग्रुप अगर 2-3 स्टूडेंट हैं तो वो चाहते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, तो आप गूगल क्लासरूम पे कर लें, हम जूम पे टाइम सेट करके उस टाइम पे आ जाएंगे, ताकि सबको डिस्टरबेंस ना हो ना। जरूरी नहीं है कि सब लोग उस टाइम पे जो है। ठीक है, आपका हैंड रेज हुआ है, लेकिन ये आपका अनम्यूट खुद ही किया हुआ आपने, मैंने अनम्यूट किसी को नहीं किया। आप म्यूट मैंने किसी को नहीं किया, आप अनम्यूट करें उसके बाद सवाल पूछ लें। सर मैंने भी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। हेलो सर, आवाज आ हाँ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही सर है, बिल्कुल। जैसे जैसे हमारे यहाँ दूसरे जो कोर्सेज है ना, उनमें एक बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। वो ये करते हैं कि पहले अपना लेक्चर अपलोड कर देते हैं और हम वो लेक्चर देखते हैं। उसके बाद ये जो क्लास होती है ना, उस क्लास में उसी लेक्चर के क्वेश्चन आंसर होते हैं, सही है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ हैंडल हो जाती है। सही है, अगर आप ये अडॉप्ट कर लेना तो इससे बड़ा फायदा हो जाएगा। सही है। यानी लेक्चर पहले मैं दे दूं खुद ही, वो मुझे भी अच्छा ही नहीं लगता कि लेक्चर तो फिर आप कहीं से भी पढ़ लें, मेरा लेक्चर नहीं क्यों लगे? एग्जैक्टली सर। सर नहीं मेरा नहीं भी इसमें ये पॉइंट है, क्योंकि जो ये आप जिस तरह से आप पढ़ाते हैं ना, उसमें इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है। जो चीज़ पढ़ाते हैं आप उसी वक्त हम क्यूरी भी कर लेते हैं और उस चीज़ के आंसर भी मिल जाते हैं हमें। हम्म, रिकॉर्डेड में ना टोटली क्वेश्चन बेस्ड ही होगा। मुझे मुझे भी जुनेद थोड़ा सा ना इसमें पैथेटिक लगता है कि उस बार फिर वो क्वेश्चन जो है ना लेक्चर बन जाता है, तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि हम इसको भी ऐसे ही रहने दें। क्वेश्चन आंसर का सेशन के लिए हम, जैसे मिसाल के तौर पे ये वीक में आपने ये लेक्चर लिया ना क्विक सॉर्ट का, अब आप, ये हो सकता था कि अगले वीक 2 बजे ज्वाइन कर लें जिनको क्वेश्चंस है ना, और 2 बजे ज्वाइन करने के बाद आप जो है वो
क्वेश्चन आंसर पूछ लें पिछले लेक्चर के 1 आवर बिफोर, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू कर लें। क्योंकि अगर मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो इस तरह लिखने वखने की कहानी जो मैं कर रहा होता हूँ समझाते वक्त, मुझे लगता है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आया और मैं टाइपिंग करके लिख रहा होता हूँ, शायद ये मिस हो जाएगा फिर। तो वो थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं इसको इस तरह से चला रहा हूँ, और आप क्योंकि सामने भी हैं खैर, तो इसमें एक ये और भी चीज कर सकते हैं हम, वीक डेज में कोई भी ऐसा सब टाइम बना लें, या आपके पास भी टाइम हो जिसमें हम 10-15 मिनट का या 30 मिनट्स का एक सेशन बना लें, अब तो जिसमें सब अगला सबकी अवेलेबिलिटी भी हो और क्वेश्चन भी रेज कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। देखो अगला वीक तो हमारे पास शायद ईद से एक दिन पहले का हो ना, 24 है, ऑफिशियली ऑफ भी होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्लासें होंगी नहीं होंगी, हमारी वैसी क्लासें कम हुई भी हैं। अभी हम हीप सॉर्ट करेंगे, हीप सॉर्ट के बाद फिर हमें ट्री डायग्राम पे जाना है। तो मुझसे पूछ भी रहे थे कि मैंने कहा मेरा कोर्स तो भी 65% कंप्लीट हुआ है, यही ट्रिपल ए में भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है, स्लो स्लो जा रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, तो आप इसको तय कर लेते हैं अभी ना, ताकि हम दोबारा फिर बार बार इस पर डिस्कशन ना करें। तो 2 ऑप्शन है, देखो एक तो ये कि जिन्हें हम लेक्चर ऐसे ही ले रहे होंगे, दूसरा ये कि लेक्चर आप अभी भी सुन लें और बाद में भी अपलोड में कर दूंगा वो भी सुन लें। उसके बाद अब 2 ऑप्शन है, एक तो वीक डे में किसी दिन आप 10-15 मिनट आधा घंटा जो भी टाइम है वो ले लें और डे तय कर लें, और एक ये है कि लेक्चर से पहले 1 घंटा पहले आ जाए। तो अब दोनों में से पहले एक चीज तय करें कि लेक्चर से पहले आएंगे या फिर वीक, कुछ लोग कह रहे हैं वीक डेज विल बी प्रिफरेबल, वीक डे में आ जाए, तो उसमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी ना, तो लेक्चर अपलोडेड होगा, आप पर सुन चुके होंगे। जैसे आज लेक्चर हुआ तो फिर इसका मतलब है फ्राइडे इज थर्सडे इज द मोस्ट फिजिबल टाइम ना, क्या कि आप 3 दिन में सारा कुछ सुन रहे हैं, 4 दिन में, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में सुन ले और थर्सडे को हम ज्वाइन कर लें। तो थर्सडे में जो ऑफिस वाले लोग हैं वो बता दें उनका फिजिबल टाइम क्या है, अगर सेम डे नहीं करना। आफ्टर इशा ज़्यादा बेहतर रहता है वैसे। सही है, तो और कोई स्टूडेंट जो अपनी अपनी राय दे दें ताकि सबकी राय सामने आ जाए, फिर ना हो कि मुझे तो पूछा ही नहीं है। बिल्कुल, ऑब्वियसली सब अगर एग्री करते हैं तो। थर्सडे टाइम बता जल्दी से। जुनेद कहते हैं 10:30, मलिक कहते हैं अरसलान 3 to 5, आफ्टर ईशा नहीं, तरावी भी आ जाएगी बीच में। इस दफा तो तरावी होगी, अगली दफा तरावी नहीं होगी। ठीक है, और कोई स्टूडेंट? चलो ठीक है, फिर हम इस दफा थर्सडे, अच्छा सादिया कहती है 3 to 5, 2 बराबर हो गया भाई। 3 to 5, 3 to 5। नहीं 2 घंटे नहीं चाहिए होगा हमें, इतना टाइम ना ले, आप सिर्फ स्टार्ट टाइम बताएं, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम तो फिर वो आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटे भी हो सकता है, सिर्फ स्टार्ट टाइम बताएं। और उसमें सबका आना जरूरी भी नहीं है, अटेंडेंस भी नहीं लगेगा। जोहर का तो सब सो के उठते होंगे जो लोग ऑफिस नहीं जा रहे। अच्छा सही, चलो अब तय कर लेते हैं, मुझे भी फिजिबल लग रहा है कि 10:30 PM 10-15 मिनट के लिए हम ज्वाइन कर लेंगे। मैं तरावी पढ़ के आऊंगा इंशाल्लाह, फिर 10:30 भी ज्वाइन कर लेंगे, इस दफा तरावी होगी। ठीक है, थर्सडे को, दिस थर्सडे, मुझे नहीं पता सब लोग आना जरूरी नहीं है, जिसको कोई क्यूरी में ये अपलोड करूंगा, जिसको क्यूरी हो वो आ जाए, उसको नहीं हो क्वेश्चन तो फिर उसको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थर्सडे को हम 10:30 पे ज्वाइन कर लें, इस थर्सडे को भी। ठीक, कंटिन्यूस क्योंकि मीटिंग शूटिंग मेरी हुई तो फिर मैं बता दूंगा आपको पहले। अच्छा, थोड़ा सा हम हीप सॉर्ट को डिस्कस करें भाई, आगे हम अपने कोर्स को भी आगे बढ़ाएं। ठीक है, देखो अभी हमारे पास जो हीप सॉर्ट है इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीप सॉर्ट को आगे ना बहुत दफा बोला जाता है, अभी ट्रिपल ए जो पढ़ रहे बच्चे उनको भी काफी इश्यूज हैं, कि हम कहते हैं कि देखो प्रायोरिटी क्यू बना लो, प्रायोरिटी क्यू जो है वो हीप से बना लो। हमें पता ही नहीं होता है कि हीप सॉर्ट कैसे वर्क करता है। सम टाइम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होता है, भूल जाते हैं, कुछ जगहों पे डेटा स्ट्रक्चर में हीप को नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे हैशिंग पढ़ा दिया जाता है, हीप को प्रिफेयर नहीं किया जाता। इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें हीप को ना भी इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ना है, क्योंकि हीप जो है वो सॉर्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये क्या है पहले इसको देखते हैं, फिर इसका एक एल्गोरिथम भी पढ़ते हैं।
कहते हैं बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड शुड नो दैट व्हाट इज अ हीप डेटा स्ट्रक्चर। हमें हीप सॉर्ट पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो द बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर इज एन एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट वी कैन व्यू as a nearly complete binary tree is a very important statement, as a complete binary tree, ठीक, ये एक complete binary tree होता है as shown in the figure। अब binary tree, full binary tree, complete binary tree, nearly complete binary tree, ये सारे जुमले जो हैं ये हमने डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस किए थे। मैं जल्दी से क्विकली इसको बता देता हूँ जो इस वक्त हमारा टारगेट है कि बाइनरी ट्री के कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा वैसे तो। कहता ये है कि बाइनरी ट्री में हर नोड 2 नोड पे स्प्लिट होता है, ये तो पता है, बाइनरी ट्री कहते हैं इसको, बाइनरी ट्री बीटी। लेकिन अगर मैं कहूँ कंप्लीट सीबीटी है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो ये सीबीटी क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी। तो याद रखना कि जो डेटा आपको दिया जाता है, अभी ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे डेटा अप्लाई कर दूं, ठीक है, हो सकता है कि मैं यहाँ पे डेटा अप्लाई कर दूं, हो सकता है मैं यहाँ, ये बाइनरी ट्री है, अभी भी बाइनरी ट्री है कि एट मोस्ट 2 नोड होने चाहिए किसी भी नोड के, उसको बाइनरी ट्री कहते हैं, दिस इज बाइनरी ट्री। लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री की कंडीशन ये है कि व्हेनेवर यू आर इंसर्टिंग अ न्यू डेटा, तो यू हैव टू इंसर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द ट्री। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप पहला डेटा लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे इंस्टेड ऑफ दिस वन, यानी आप ये कहें कि ये मेरा बाइनरी ट्री तो है लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री होता तो आप इसके पहले लेफ्ट साइड पे डेटा लगाते और उसके बाद फिर इसका राइट साइड लगाते, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी ऐसे नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे इसको लगा दिया और कहें कि लेफ्ट पे लगाना तो अगला इसको नहीं, पहले एक लेवल को कंप्लीट करेंगे लेफ्ट टू राइट और उसके बाद फिर अगले लेवल को कंप्लीट करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक। इसका मतलब है कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो डेटा अप्लाई होगा वो इस तरह होगा कि पहले ये डेटा लगेगा, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल वी हैव टू कंप्लीट द लेवल दिस डेटा, उसके बाद फिर इसके लेफ्ट पे लगेगा, उसके बाद इसी नोड का राइट पे अप्लाई होगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर अप्लाई होगा और उसके बाद फिर इस पे अप्लाई होगा। समझ आएगा, ये लेवल कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड से नोड कंप्लीट होने शुरू होंगे। इस पे लगा के इस पे नहीं लगा सकते, दिस इज रॉन्ग, बेसिकली ये रॉन्ग है। आपने पहले इस नोड को कंप्लीट करना है, फिर इस नोड का लेफ्ट कंप्लीट करना है, फिर राइट एंड सो ऑन। इस तरह डेटा कंप्लीट होता है। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाती है। तो द बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर